औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, आज पूरे 8 दिन के बाद मैं अपना वीलॉग दोबारा कर रहा हूं। उसकी वजह एक तो ये थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जिस दिन हमला हुआ उस दिन के बाद से मैंने वीलॉग नहीं किया, और उसकी वजह यह थी कि दिल ही दिल में काफ़ी अफसरदा था मैं, और कुछ घरेलू काम भी थे। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर वजूहत ये थी कि मैं किस मुंह से वीलॉग करूं। लेकिन जाहिर बात है, एक ही मुंह अल्लाह ताला ने दिया तो उसी से वीलॉग करना पड़ता है। तो बात यह है कि बीइंग ए फौजी, एक्स रिटायर्ड नेवल पर्सन, मुझे पाकिस्तानी कौम के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही कि हमारे लोग जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जो हमारी आवाम जो फ़ौजियों से प्यार करती है। मुझे अच्छी तरह याद है 1997 की 23 मार्च की परेड के लिए मैं इस्लामाबाद आया था कराची से। तो एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 6-7 साल का होगा। तो जब हम परेड करके वापस आके यानी कि दूसरी रिहर्सल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई गप्पे शप्पे हाँक रहा होता है, कोई यार दोस्त आए हुए होते हैं जो बाहर खड़े हुए होते हैं। वो रस्सी बंदी होती थी उसके बाहर। उस वक्त वो जो परेड होती थी वो परेड एवेन्यू पे होती थी, ये परेड ग्राउंड में नहीं होती थी। तो एक मैं बहरहाल एक जगह पे खड़ा हुआ था, तो एक वो छोटा सा बच्चा था और वो मेरे पैरों से आके लिपट गया था, यानी टांगों से आके वो लिपट गया। और उसने मुझे कहा कि अंकल मैं भी फौजी बनूंगा। तो ये एहसासात होते हैं, यानी कि आप कायदे आज़म के मज़ार पे चले जाएं, उधर जो हमारे फ़ौजी गार्ड्स जो खड़े होते हैं उनके साथ अवाम कितनी मोहब्बत करती है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल के मज़ार पे चले जाएं और मुख्तलिफ़ जगहों पे चले जाएं, जब फ़ौजियों को सिविल एरिया के अंदर कोई अपनी एफिशिएंसी दिखाने का मौका मिलता है, ख़ास मौके होते हैं, उसके ऊपर अवाम इनको भरपूर प्यार देती है। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर ये एक ऐसे दिन हैंगे कि जिसके अंदर सिविल लोग जो होते हैं पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की यूनिटों में आते हैं, विजिट्स करते हैं, टैंक्स देखते हैं, एयरफोर्स के तैयारे देखते हैं, नेवी के जहाज़ देखते हैं, तो वो हमसे भरपूर प्यार करते हैं। लेकिन हमने इसके बदले में जो हमारे अशराफियाँ हैं, जो फ़ौज के अंदर जो अशराफियाँ हैं, यानी कि जिनके कॉलर जो होते हैं वो किसी और तरह के हो जाते हैं, शोल्डर के ऊपर तलवारें लग जाती हैं, उन्होंने जो इस टाइम पाकिस्तान के साथ किया है, यानी कि बहुत लोग, बहुत एंकर क्या क्या बातें कर रहे हैं, बरमला कर रहे हैं। कोई हाजी साहब खिताब देता है, कोई क्या खिताब दे रहा है, कोई ना आने नज़र आने वाली मखलूक खिताब देता है, कोई खलाई मखलूक खिताब देता है। तो यकीन जाने के मोराल डाउन हो गया। और जिस दिन इमरान खान पे हमला हुआ तो उस दिन की मैं बात बताऊं कि मैं जिस जगह पर रहता हूं ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के अंदर एक काफ़ी फ़ौजी हजरात भी रहते हैं, रिटायर्ड अफसरान भी हैं उसमें। तो यकीन जाने कि हम लोग कभी कभार आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काउंसलिंग यानी कि गपशप लगाते हैं। तो उस दिन हम लोगों के सर जो थे वो शर्म से झुके हुए थे दूसरे लोगों के सामने, और हमें ये महसूस हो रहा था कि लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं कि जनाब ये वही लोग हैंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर 75 साल से अफरा तफरी जिन लोगों ने फैलाई हुई। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की फ़ौज की अक्सरियत जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ गिनती के, यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये डबल फिगर में भी ये लोग नहीं है जिन्होंने ये अफरा तफरी मचाई है और मचाते हैं। ये डबल फिगर में भी नहीं है। डबल फिगर किसको कहते हैं? 10 को कहते हैं। ये 5 से 7 अफराद हैं। और आपको मालूम है कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके करते हैं, कभी वो क्या आके करते हैं। इन लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी और डिस्टेबलाइजेशन जो पैदा की है, ये अवाम से ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं यही कहूँगा कि अवाम पाकिस्तान की अफवाज से और हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस प्यार को ठेस नहीं लगनी चाहिए। और मैं ये महसूस करता हूँ पिछले 7-8 दिन से
कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि 75 साल तक पाकिस्तान के लोग जो है वो यही समझते रहे और हम भी अभी तक यही समझते हैं, हालांकि मैं उसका पार्ट रह कर आ चुका हूँ। 25 साल मैंने नौकरी की है कि शायद हमें वो बातें ही नहीं पता। हम लोग जो लड़ते हैं कहीं पे बैठ के, किसी फौजी को कोई बुरा कह दे तो हम लड़ाई हो जाती है हम लोगों की, तो शायद उसमें कुछ हकीकत है और नज़र आ रही है। तो इसलिए बहादुर शख्स वही होता है कि जो अपने गिरेबान में ज़रूर एक दफ़ा झांकता है। तो बहरहाल अब बात करते हैं थोड़ा सी सियासी। पिछली बातों को रहने दें, आपको बहुत लोगों ने बता दी, बहुत एंकर्स ने बता दी, बहुत वीलॉग्स लोगों के आपने देखे, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट खबर दे रहा हूँ। आर्मी चीफ की तैनाती जो है ये मुतनाज़ा हो गई है। सबसे पहले तो फिर मैं वही वाली बात करूंगा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जजेस हमारे क्या कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों के अंदर तनख्वाहें मराहत हुकूमत पाकिस्तान से लेते हैं, अवाम के टैक्सों से लेते हैं। एक मफरूर शख्स जो अदालतों से भागा हुआ है, इलाज कराने के लिए गया था, पाकिस्तान भी रुलता पिटता सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन जो दवाई लेने गया था वो अभी तक नहीं आया। वो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, जिसको हम क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इंपोर्टेड कहते हैं, वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए उससे मुशावरत कर रहा है और बाकायदा वजीर दिफा जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हम मुशावरत कर रहे हैं। किससे मुशावरत कर रहे हैं? उस मफरूर से मुशावरत कर रहे हैं कि जो अदालतों से मफरूर है। और हमारी सीनियर अदालतें, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तस्बीह के ऊपर कुछ और ही कर रहे हैं। यानी कि कितने शर्म का मुकाम है कि हमारा जो क्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, शहबाज शरीफ को बरतानिया की एक अदालत ने तलब कर लिया है कि उनके वकील ने कहा उस बरतानिया की अदालत में कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, टाइम दें। तो उधर के जज के ये रिमार्क थे कि प्राइम मिनिस्टर होगा तो घर में होगा, अदालत के अंदर मुजरिम और मुलजिम सब बराबर होते हैं और उसको आना पड़ेगा और आएगा, और नहीं आएगा तो अदालती कार्रवाई जारी रहेगी और नुकसान इसको उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारी अदालतों को देखें कि जनाब जब फर्दे जुर्म आयद होना था तो जज साहब ने डेटों पे डेटे ही देते रहे, उस वक्त तक डेटे दी जब तक वो क्राइम मिनिस्टर नहीं बन गया। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो मुतनाज़ा हो गई है। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि ये आईनी हक है वजीर आजम का, और वजीर आजम ने उस सेप्रोमेसी का यानी कि एक बहुत ही खुफिया किस्म का ये वो होता है, 6 नामों में से कौन होगा, वो लीक आउट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वजीर आजम ने, जो क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिसने कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था अपने और बहुत कुछ उसने करना था, उस शख्स ने ये सिक्योरिटी लीक कर दी, इसलिए कि ये सिक्योरिटी लैप्स हो गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जो मुझे लग रहा है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज को, तैनाती को चैलेंज कर देना चाहिए। और ये होगा, ये होना भी चाहिए और ये होगा भी। तो देखें अब क्या होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आइन से गद्दारी के मुतरकिब हुए हैं ये जो है हमारी काबीना, यानी कि लंदन के अंदर बैठे हुए, सरेआम लंदन के अंदर बैठे हुए। और आजकल इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का डिफेक्टिव दारुल हुकूमत लंदन है। भाई इवन फील्ड डिपार्टमेंट के अंदर सब कुछ हो रहा है तो उसको डिक्लेयर कर दे वजीर आजम हाउस। इनके तो वैसे ही कैंप ऑफिस बहुत होते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको एक खबर देनी थी कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये खटाई में पड़ने वाली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अरशद शरीफ के हवाले से बहुत शोर मचा हुआ है और बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ सबूत इस किस्म के निकल रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसको कोई भी एंकर जो है वो हाईलाइट नहीं कर रहा, नज़रअंदाज कर रहे हैं। भाई बात सीधी सी है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो इस चीज़ के ऊपर तैनात है वो सिर्फ उनका सामान रिकवर करें सबसे पहले तो, यानी कि देखें ना, रिमूव काज या काज क्या है, यानी कि उनका सामान रिकवर करें। और सामान रिकवर करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि मैंने अरशद शरीफ के जितने वीलॉग्स देखे और मैं जितना अरशद शरीफ को जानता हूं, वो अपना लैपटॉप से एक छोटी सी एक और मतलब लैपटॉप टाइप की चीज़ थी, बड़ा कीमती था वो,
उसके अंदर वो हर चीज सेव करते थे और उसी को देख के वीलॉग करते थे। सिर्फ वो रिकवर हो जाए तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन फिर वही वाली बात कर रहा हूं जो शुरू मैंने जिससे किया था कि बीइंग ए एक्स सर्विसमैन, हमें शर्म आ रही है कहीं इसके पीछे भी कुछ ऐसा कोई ऐसा शख्स ना निकला है कि जो हमारा ही जानने वाला हो, हमारे ही लोग हो, हमारी ही तरह के हो, यानी कि एक्स हो या हाजिर हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल देखें कि क्या होता है और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ये कुछ इस किस्म के, अच्छा इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर दिया है। उनकी टांग में जो गोली लगी थी या पंचेस लगे हैं या छर्रे लगे हैं, उसको बहुत लोगों ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इवन के बाकी तो छोड़े, मौलाना फजलुर रहमान का एक ट्वीट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा कि क्या गोली लगने का इलाज भी शौकत खानम में होता है? तो बात यह है कि शौकत खानम में तो पागल कुत्तों का इलाज भी होता है। ज़रा एक दफ़ा एडमिट तो होए मौलाना, देखें होता है कि नहीं होता। क्योंकि इस टाइम जो अगर नज़र आ रहा है तो वो यही नज़र आ रहा है। अपने आप को लाखों उलमा का मोजिद कहता है और देखता सुलेमान खान और क्या नाम है उसकी फिल्में देखता है। तो बात यह है कि किसी की टारगेट किलिंग को मैं अच्छा नहीं समझता, और टारगेट किलिंग को यानी कि एक तिब्बी मौत आ जाए वो एक अलग चीज़ है, मकर नहीं किया जाता। मतलब गुलसूम नवाज भी जब मरी थी या फोत हुई थी तो मेरे तो सिर्फ एक ही अल्फाज हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया, इसके शोर ने, इसके देवर ने, कि जिसके अंदर उसका इलाज हो सकता था। इमरान खान ने बहरहाल एक ऐसा अस्पताल बनाया है अपनी माँ के नाम से, जिसमें वो खुद भी इलाज करा रहा है और लाखों लोग भी करा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त जाने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूँ कि आज गुजरात के अंदर जो लॉन्ग मार्च है, जो दूसरा उसका फेज़ शुरू हुआ है, उसके अंदर आवाम की तादाद अपने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर देख लें। ये जो राजा रियाज की तरह के जो दोगले और जिसे कहते हैं कि 2 नंबर किस्म के लोग होते हैं जो कह रहे हैं 25 से 30 अफराद हैं, तो राजा रियाज अपने हल्के में जाके दिखाएं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।